Hello everyone, I hope each and everyone is fine today. I know it's late because of some reasons मेरी वीडियो जो है वो डेली अपलोड नहीं कर पाई। वो क्या हुआ, मैं घर चली गई थी बिकॉज ऑफ पापा आए हुए थे एंड ये तो मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। एंड उसके बाद यहाँ आने के बाद मेरा थोड़ा शिफ्टिंग का काम चल रहा था, इसलिए मैं जो है वो वीडियो जो है वो डेली अपलोड नहीं कर पाई। बट आई प्रॉमिस यू आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो जो है वो डेली अपलोड हो। ये सारी क्या बातें लेकर बैठ गए हम लोग, पढ़ाई करनी है आपके साथ साथ मेरी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सीधा सी लैंग्वेज की हिस्ट्री पर नहीं आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है उससे स्टार्ट करते हैं। अब इतने बड़े प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हो तो थोड़ी हिस्ट्री जाननी तो बनती है। ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी देनी तो आनी चाहिए, राइट? यस। तो एंड अगर आपने अच्छे से एंड तक ये वीडियो देखी तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एंड अगर आप सर्च करोगे तो भी ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इतने अच्छे से हिस्ट्री किसी ने नहीं समझाई होगी, वो मुझे पता है बिकॉज ऑफ मैंने मेरे टाइम पे बहुत सर्च किया था। मैंने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ल्ड में एंटर किया तो मुझे प्रोग्राम क्या है वो भी पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पहले से ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब क्यों करना यही पता नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का क्या ही फ़ायदा। ठीक है, सीधा सीधा प्रोग्राम करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, बट ये सब करना क्यों है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्यों सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब मैंने एंटर की तो मुझे बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता नहीं थी, ये प्रोग्राम क्यों करता है वो भी पता नहीं था। चीज़ें सर्च की, मुझे सर्चिंग करना बहुत पसंद है, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। मेरे साथ एंड तक रहिए, आपको भी 100% पसंद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, कहीं मत। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है? बट स्टडी रिलेटेड ही, ठीक है? फालतू की बकवास नहीं, बिकॉज कोडिक्शा को जो है वो आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है, स्टडी रिलेटेड ही पूछना। बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। हमें बचपन से गिनती सिखाई गई है। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, और इंग्लिश में कहते हैं 1 2 3 4। ये ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आई होगी, राइट? डायरेक्ट तो आई ही नहीं होगी। तो एक गिनती के पीछे को थोड़ा समझते ताकि आगे की चीजें समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब पहले ये समझो कि गिनती की शुरुआत कहाँ से हुई। पहले के जमाने में जो किसान थे वो अपनी गाय भैंस बकरी चराने के लिए लेके जाते थे। वो तो जाते वक्त बहुत लेके जाते थे, लेकिन आने के बाद उनको पता लगता था कि वो कम हो गए। तो इस समस्या का उन्होंने हल निकाला कि आज मैं कितने लेके गया था, वापस मेरे साथ कितने आए। तो उस वक्त वो क्या करते थे, जितने भी उनके गाय या भैंस या बकरी है उतने कंकड़ साथ में रखते थे। फिर लौटने के बाद कंकड़ के जितने है क्या देखते थे। ठीक है, उन्होंने उनका तब का ये गिनती का एक तरीका निकाला। कोई नहीं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 200 400 500 की गिनती करनी है तो करे क्या? रोज रोज उतना नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस हुए जिनको हमने फिर कुछ नाम दिए, 1 2 3 4 करके कुछ नाम दिए। अब कितने सिंबल्स ध्यान में रखे, 100 200 300 400? ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इतने सिंबल्स ध्यान में रखना आसान नहीं था। तो इन्वेंट हुआ जीरो। इसने तो सारी समस्या का हल निकाल दिया। क्योंकि एक बार सोच के देखिए, अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता? क्योंकि हम लाखों सिंबल्स तो याद नहीं रख पाते ना। जीरो का क्या आपको पता है, जीरो कैसे इन्वेंट हुआ? थोड़ा ये भी जान लो। आई नो टॉपिक से हटके है, पर जान ही लेते हैं थोड़ा बहुत। जीरो का नाम सुनते ही हमारे भी दिमाग में आता है इंडिया, कि जीरो जो है वो इंडिया ने इन्वेंट किया। हाँ सही है, हम लोग है ही इतने इंटेलिजेंट। बट कुछ चीजें हैं उसे समझो। ऐसा कहा जाता है कि जीरो जो है वो हमारे भारत के आर्यभट्ट जी ने इन्वेंट किया। क्या ये सच है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। क्योंकि जब उन्होंने पहली बार जीरो इस सिंबल को रिप्रेजेंट किया तब वो प्लेस होल्डर के रूप में किया था। तो वो एक सिर्फ प्लेस होल्डर था और कुछ नहीं। प्लेस होल्डर मीन्स क्या, ये पहले समझो। 1 0 0 0, एक नंबर के आगे जीरो लगाने को प्लेस होल्डर कहते हैं। तो वो स्पेशल नंबर नहीं था, वो एक प्लेस होल्डर था। उसके बाद आए ब्रह्मगुप्ता जी। आर्यभट्ट के बाद में सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जीरो को पहली बार एक नंबर के रूप में इन्वेंट किया था। तो उन्होंने जीरो को एक नंबर माना था। तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज थी, मे बी आपको पता होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, मुझे मालूम थी तो बता दी। पॉइंट पर आते हैं। ऐसा हुआ हमारा नंबर सिस्टम का इन्वेंशन। जैसा हमारा नंबर सिस्टम है वैसे कंप्यूटर का भी नंबर सिस्टम है, उसी को हम मशीन कोड कहते हैं। कंप्यूटर को क्या है, हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सिर्फ उसे जीरोस और वंस की लैंग्वेज समझ में आती है। तो ऑब्वियसली हमें कंप्यूटर को बताना है पूरी नंबर सिस्टम, तो कैसे करें? उसे तो सिर्फ जीरोस और वंस समझ में आते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा नंबर सिस्टम है जिसे हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, बिकॉज ये 10 है, 10 को डेसिमल कहते हैं। और कंप्यूटर का भी है जीरोस और वंस, जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। अब एक और बात आती है, जीरोस और वंस ही क्यों? तो ये समझो, कंप्यूटर किस पे काम करता है? कंप्यूटर करंट पर काम करता है, फ्लक्चुएशंस पर काम करता है। अगर मैं 0 से 9 तक के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करूंगी तो कंप्यूटर को मुझे बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। जितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो गए, उससे उतना ज़्यादा मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उसे उतना ज़्यादा हार्डवेयर लगेंगे। और हम हमेशा काम कैसे करते हैं? कंजूसी में। हमारा काम क्या है? जो भी काम करें वो कंजूसी में करना है। अब अगर कम से कम में काम करना है तो कैसे करें? आप कहेंगे एक भी सिंबल ना दे, एक भी सिंबल ना दे तो काम होगा नहीं। काउंटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो सिंबल चाहिए। तो आप बोलोगे 0 दे दो अकेला। अब अकेले से तो कुछ होगा नहीं, कम से कम यस और नो में तो जवाब चाहिए। तो आपने कहा यस के लिए 1 दे दो और 0 के लिए 9 दे दो। ठीक है, दे दिया। तो कम से कम 2 सिंबल तो चाहिए ही चाहिए। अब फिक्स हो गया 2 सिंबल तो इसको हमें देने ही है। तो इसे हम कहते हैं बाइनरी। 2 के लिए हम क्या कहते हैं? बाइनरी। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो किस पर वर्क करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पर। हम किस पर काम करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम पर। अगर मुझे काउंटिंग करनी है डेसिमल नंबर की तो मैं 0 से 9 तक करूंगी। अगर मुझे काउंटिंग करनी है बाइनरी की तो मैं 0 और 1 में करूंगी। यहाँ तक की कहानी आई ध्यान में? तो चलिए, बाइनरी समझ में आई होगी। अब हिस्ट्री पर आते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हिस्ट्री है वो सी से नहीं स्टार्ट करते, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर सी से स्टार्ट करेंगे तो उसका कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना सुनना। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत जो है वो मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज से हुई। ठीक है, अब मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज क्या है इसका थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, मशीन कोड मतलब कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो, जो हमने अभी देखा बाइनरी लैंग्वेज। अब वो क्या है थोड़ा एग्जांपल से भी समझना। ठीक है, हम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? हम हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेजेस हमें समझ में आती है इसलिए। बट कंप्यूटर जो है वो ये लैंग्वेज नहीं समझता, उसे सिर्फ जीरोस और वन की लैंग्वेज समझ में आती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अभी हम तो लिखना पॉसिबल नहीं है, राइट? अब ये हमें तो लिखना पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि हम ह्यूमंस तो नहीं लिख सकते जीरोस और वंस की फॉर्म में। तो अब क्या करें? कैसे कोडिंग लिखे? यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसे हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो करें क्या? बट हम ह्यूमंस के पास दिमाग तो है ना। उसी दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ इंटेलिजेंट लोग आए जिन्होंने सॉल्यूशंस निकाले। अब वो कैसे किए देखते हैं। आई होप आपको अभी तक की स्टोरी समझ में आई हो। थोड़ा सा थिंक कीजिए। ठीक है, पहले का कंप्यूटर एक पजल बॉक्स जैसा रहा होगा। अगर लोग कोई उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे भी तो उसे बहुत दिक्कत आती थी, एरर्स आते थे, यूज करना इजी नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ जीरोस और वंस मींस मशीन कोड ही समझते थे। इसी परेशानी से 1950s में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम असेंबली लैंग्वेज था। अब एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, असेंबली लैंग्वेज समझ में आ जाएगी और आप कभी नहीं भूलोगे। आई प्रॉमिस यू दैट। एक बार की बात है जब कंप्यूटर्स ने अपनी कहानी शुरू की थी। यह कहानी उस समय की है जब कंप्यूटिंग की दुनिया में सफर अभी शुरू ही हुआ था और सभी लोग अपने कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका ढूंढ रहे थे। कंप्यूटर्स की जादुई दुनिया में एक प्रांजल नाम की लड़की रहती थी। हाँ हाँ, पता है, खुद का नाम ले रही हूँ। अब किसी का ध्यान में नहीं आया तो इसलिए मैंने मेरा ही ले लिया। तो ये सब मैटर नहीं करता, कहानी पर फोकस करो। तो प्रांजल ने क्या किया, एक मैजिकल रोबोट बनाया जो सभी काम कर सकता था। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी कि ये जो रोबोट है वो सिर्फ जीरोस और वंस की लैंग्वेज समझ सकता था। प्रांजल को तो अपने रोबोट से बहुत प्यार था और उसे वो और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देना चाहती थी, बट ये पॉसिबल नहीं था। उसे तो जीरोस और वन की लैंग्वेज नहीं आती। अब क्या करे? बहुत सोचने पर उसने अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा क्या होगा अगर उसे एक ऐसी भाषा बनाई जो एक स्पेशल कोड की तरह हो, लेकिन उसके लिए समझने में आसान हो। उसने एक ऐसी नई भाषा बनाई जिसका नाम असेंबली लैंग्वेज रखा। तो उसने क्या किया, जीरोस और वंस का यूज करने की बजाय उसने सिंपल वर्ड्स और कोड का इस्तेमाल किया जो उससे भी समझने में आए, लिखने में आसान हो। उसने अपने रोबोट को समझाया, उसको इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ वर्ड्स दिए, जैसे कि ऐड का मतलब चीजें इधर उधर करना, एमओवी का मतलब मूवमेंट के लिए,
ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं असेंबली लैंग्वेज से। तो असेंबली लैंग्वेज का मीनिंग क्या है कि हमें कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो अपनी लैंग्वेज या फिर कह सकते हो एक ऐसा वर्ड देना जो हमें समझ में आए। तो ऐसे ही ये फर्स्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। असेंबली लैंग्वेज से ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच का एक जादुई पुल बन गया। तो मतलब क्या है कि जीरोस और वंस की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसलिए हमने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए लैंग्वेज बनाई जो समझने के लिए भी आसान थी और उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थी। इसने डेवलप की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लैंग्वेज है कतलिन बोथ ने डेवलप की है 1947 में। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो एज ए जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज में आईबीएम की इंपॉर्टेंट भूमिका है। 1950 के आखिरी समय में क्या हुआ, ये ऐसा समय था जब कंप्यूटर भाषा अभी बहुत मुश्किल थी और कोडिंग भी बहुत कठिन थी। तो आईबीएम ने आईबीएम 704 ऑटो कोडर का एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिससे प्रोग्रामर अब ज्यादा समझदारी से कोडिंग कर सकता था। तो यह थी असेंबली की कहानी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अभी बहुत बड़ी है कहानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सुनते रहिए। अब आगे क्या हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें आगे तो आ गए वन स्टेप, पर असेंबली में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अभी क्या थे थोड़ा ये भी जान लेते हैं। पहली बात तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी, मतलब कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम थे उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। सेकेंड, अब पोर्टेबिलिटी, ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं थी। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है ये पहले समझो। पोर्टेबल मीन्स एक प्रोग्राम लिखा है, आपने एक प्रोग्राम लिखा है तो उससे अदर किसी में रन करने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, डिफिकल्टीज आ रही थी। टाइम कंज्यूमिंग था। थर्ड वन इज अ टाइम कंज्यूमिंग था। अब अगर आपको छोटा प्रोग्राम भी लिखना है तो भी उससे बहुत समय लगता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस थे और भी थे, बट उतना डीप नहीं जाते, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद 1950s में साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का ग्रुप आया। वो चाहते थे कंप्यूटर की लैंग्वेज को थोड़ा इजी बनाए, हमें इंस्ट्रक्शंस देने में आसानी हो, और वो चाहते थे कि ये ह्यूमन फ्रेंडली हो। जो टीम लीड कर रहे थे जॉन बैक्सन, उन्होंने न्यू लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा फोर्ट्रैन, जिसका मीनिंग फॉर्मूला ट्रांसलेशन था। फोर्ट्रैन के पहले प्रोग्रामर्स को मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना होता था। 1957 में फोर्ट्रैन ने ग्रैंड एंट्री की जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। उसके बाद कई लैंग्वेजेस डेवलप हुई, ज्यादा डीप नहीं देखते, जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो बता दी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लैंग्वेजेस डेवलप होती चली गई। अब फोर्ट्रैन के बाद आई लीस्प 1959 में। अब लीस्प क्यों आया, उसमें डिफरेंस क्या था फोर्ट्रैन से। फोर्ट्रैन जो था उसका फोकस न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर था, और लीस्प जो है वो सिंबॉलिक रीजनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती थी। उसके बाद आई कोबॉल लैंग्वेज। ये फर्स्ट लैंग्वेज थी जो डिजाइन हुई बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए, जो डेवलप की ग्रेस म्यूरी होपर 1959 में। कोबॉल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबाल के बाद आई अल्गोरिथमिक लैंग्वेज जिसे हम अल्गोल कहते हैं। अल्गोल ने जो ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्राम से उसमें कदम रखा। ज्यादा डीप नहीं जाते, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को डिस्कस करते हैं। अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट था वो तो क्लियर हो गया होगा, आइडिया तो थोड़ी बहुत आई होगी। उसके बाद आई बीसीपीएल विच मीन्स बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इन्वेंट की मार्टिन रिचर्ड ने 1967 में। इसके बाद आई बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन्वेंट हुई 1970 में, केन थॉमसन ने डेवलप की। अब ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज करके लैंग्वेज आई जो पोर्टेबल थी, जो यूज करने के लिए इजी थी, वो थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इन 1972 एंड उसके डेवलपर थे डेनिस रिची। उन्हें फादर ऑफ सी लैंग्वेज भी कहा जाता है। यहाँ से अब हमारी कहानी स्टार्ट हुई, सी लैंग्वेज स्टार्ट हुआ। अभी आगे की वीडियोस में भी सारी चीजें कवर हो जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही, ख्याल रखिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।